Guys, if I am audible, please comment yes in the comment section. Okay, thank you so much. Good morning. My name is Akanksha Sharma and I am a scientific writer in PRS Educational Trust. So, I am going to start with the introducing my channel. So, first of all, PRS Educational Trust is a trust which is going to uh, help to all the pharma professionals, whoever in any field, either they are in teaching field or they are in industry and any other field who is related to pharma. We are helping to them. And now, as I have selected the topic patient engagement and mobile health for the webinar, so I am going to start with my PPT. So first of all, I am going to describe what is the my title. Patient engagement. What is the patient engagement and mobile health? If anyone knows about mobile health, please pin drop the comment section if you know about mobile health. Anything, whatever you know about the mobile health, you can write down in the comment section. So, mobile health is a facet of healthcare which delivers the मेडिकल हेल्थ बाय यूजिंग द मोबाइल डिवाइसेस, जैसे कि हम यूज़ करते हैं हमारे स्मार्टफोन्स, या हम आजकल सभी ट्रेंड में है कि हम वियरेबल डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, जैसे कि वॉचेस हो गई, स्मार्ट वॉचेस, तो हम उनको यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ मोबाइल हेल्थ। और ये जो मेनली होता है वो हेल्प करता है जो हमारे रिमोट एरिया में लोग रहते हैं, जो कि डॉक्टर से इजीली नहीं मिल सकते हैं या उनके पास वो मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है जो उनको चाहिए होंगी अपने हेल्थ को सही रखने के लिए। तो ये जो हमारी मोबाइल हेल्थ है वो इसमें हेल्प करती है। मोबाइल हेल्थ जो होता है वो इनकम पास करता है एप्लीकेशंस, टेली मेडिसिन हो गई, रिमोट मॉनिटरिंग हो गई, हेल्थ एजुकेशन हो गई, एनी टाइम एंड एनी वेयर। जस्ट बिकॉज ऑफ यूज ऑफ इंटरनेट वी कैन से कि हम कोई भी डेटा है या कोई भी हम अपनी डिजीज को एनालाइज करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो वो एनी टाइम और एनी वेयर हो सकता है। जैसे पहले क्या होता था कि अगर हमने ब्लड टेस्ट कराया, सपोज वी हैव एनी फीवर इशू या समथिंग, तो वी हैव टू गो टू द सेंटर जहाँ की हम अपने ब्लड को टेस्ट कराते थे और हमें वहीं जाके रिपोर्ट लेना है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ मोबाइल हेल्थ अभी हमारे मोबाइल पे ही हमें रिपोर्ट वो भेज देते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक जिसे हम कह सकते हैं एडवांटेज है मोबाइल हेल्थ का, कि हम इजीली कहीं भी बैठे बैठे अपनी रिपोर्ट्स को चेक करा सकते हैं डॉक्टर से, और वो रिपोर्ट्स हमारे फ़ोन पे इजीली अवेलेबल होती है। mHealth plays a pivotal role in enhancing patient engagement by offering convenient access to health resources। जैसे अभी मैंने बताया कि हम कन्वीनियंटली अपनी जो हमारी हेल्थ रिपोर्ट है या जो भी है हमारी मेडिसिन है, हमने एक फ़ोटो क्लिक कर ली और हम जाके जैसे प्रिस्क्रिप्शन की हमने फ़ोटो क्लिक कर ली। अभी इतने सारे ऐप्स आते हैं, 1mg सबने सुना होगा, और फ्लिपकार्ट पे भी एक हमारे ऐप हैं जो मेडिसिन को डिलीवर करते हैं। तो हमें वहाँ पे एक क्लिक करना है अपने प्रिस्क्रिप्शन का और वो हम अपलोड करते हैं वहाँ पे, और वहाँ से हमारी मेडिसिन इजीली हमारे घर तक आ सकती है। अगर हम कैपेबल नहीं है कि हम रोज हॉस्पिटल जाना है या हमें रोज क्लिनिक पे जाना है, हमें फार्मासिस्ट के पास जाना है और हम इजीली वहाँ नहीं जा सकते हैं, या ओल्ड एज के लोग हैं, रूरल एरिया के लोग हैं, तो वो ये जो हमारी सर्विसेज है एम हेल्थ की, मोबाइल हेल्थ जिसे हम बोलते हैं, उसे वो इजीली वहां से यूज कर सकते हैं। फिर है कि एक्सेस कर सकते हैं हम हेल्थ रिसोर्सेज को, पर्सनलाइज केयर। कई सारे अभी ऐसे भी ऐप है जो आपको पर्सनलाइज केयर प्रोवाइड करते हैं। जैसे अभी एक बहुत ट्रेंडिंग चीज है वेट लॉस करना। तो वेट लॉस के लिए आपने कई जगह देखे होंगे कि कई सारे ऐप होते हैं जो कि वेट लॉस के लिए बने हुए हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऐप्स हैं, कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि पर्सनलाइज केयर में हमारी हेल्प करते हैं।
तो क्योंकि अभी ओबेसिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो जनरली सब में पाई जाती है, और इसके इसकी वजह से कई सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे हमारा वेट गेन है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो ये जो होती है ये पर्सनलाइज केयर देते हैं कई सारे जो डाइट, जैसे जिम फ्रीक लोग हैं उनके लिए भी एप्स हैं कि आपको ये डाइट इस टाइम पे खानी है, वो पूरा टाइम के साथ एक चार्ट प्रोवाइड करते हैं। सो ये हमारी पर्सनलाइज केयर में भी हेल्प करता है, सेल्फ मैनेजमेंट में हेल्प करता है, और एम्पावर करता है इंडिविजुअल को टू चेंज देयर हेल्थ। एक क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि अभी हम वेबिनार कर रहे हैं तो इंटरेक्शन दोनों तरफ से होनी चाहिए, तो एक क्वेश्चन है मेरा जिसका आंसर आप पिन ड्रॉप करो अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो, कि आप कोई ऐसा ऐप का नाम लिखो जो आप यूज करते हो फॉर योर पर्सनलाइज्ड केयर। फिर अगर अभी हम बात कर रहे हैं मोबाइल हेल्थ की, तो ऐसा नहीं है कि मोबाइल हेल्थ अचानक से हमारे पास आ गया, नहीं, इसके लिए इवोल्यूशन हुई है हेल्थ केयर सिस्टम में। पहले जो हमारे एंशियंट रूट्स हैं वो यही है कि हम पहले स्टार्टिंग जो हुई है हेल्थ केयर की, या जो भी हम डिजीज को पहले पुराने जमाने में जब हम ट्रीट करते थे इन द, जैसे हम कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल जो हमारा वे है डिजीज को ट्रीट करने का, वो ये है कि हम कई सारे हर्ब्स को यूज करते थे, विच वी कॉल्ड एज आयुर्वेद। तो आयुर्वेद में यही है कि जो हमारे हर्बल रेमेडीज हैं, या हमारे जो भी स्पिरिचुअल हीलिंग्स हैं, या रूडिमेंट्री सर्जरीज हैं, ये सारी चीजें जो होती थी वो एंशिएंट रूट्स में हमारे यूज होती थी। फिर जब हर्बल के बाद हम और आगे बढ़े, जो हमारा मेडिकल रिनेसेंस है, तो उसमें हमारी जो आती है वो 16 to 18 सेंचुरी आती है, जिसमें कि हम देखते हैं कि बॉडी की एनाटॉमी के बारे में तब जाना गया था विद फिगर, और जिसमें हमने ज्यादा ह्यूमन बॉडी के बारे में जाना है, जो हमारा 16 to 18 सेंचुरी रहा है। उसके बाद जो हमारा मॉडर्न मेडिसिन है वो हमारा स्टार्ट हुआ है फ्रॉम द 19th सेंचुरी, जिसमें हमारी एनेस्थीसिया ऐड हुई है, जर्म थ्योरी ऐड है, रिवोल्यूशनाइजिंग सर्जरीज ऐड है, और इन्फेक्शन कंट्रोल ऐड है। ये सारी जो भी चीजें हैं वो इवोल्यूशन में आ रही हैं कि हमने पहले कहाँ से शुरुआत करी और फिर हम कैसे कैसे एम हेल्थ तक पहुंचे हैं। पहले हमने एंशियंट रूट देख लिया, फिर हमारा 16 to 18 में हमने बॉडी एनाटॉमी पढ़ी, मतलब ह्यूमन बॉडी के बारे में जाना। उसके बाद जो होता है वो हमारा थर्ड है, वो मॉडर्न मेडिसिन है। नाउ नेक्स्ट वन इज द मेडिकल इनोवेशन, जो कि हुआ है हमारा 20th सेंचुरी में। इसमें हमारे जो भी एंटीबायोटिक्स है, वैक्सीन हैं, इमेजिंग टेक्नोलॉजीज, जैसे हमारा एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, और ये सारी चीजें जो भी हैं, जो हम एंटीबायोटिक्स यूज करने लगे, वैक्सीनेशन यूज होने लगी, या जो हमारी इमेजिंग टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, और फैन ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं। ये सारी जो चीजें हुई हैं वो 20th सेंचुरी में हुई है। उससे पहले जो भी चीजें थी वो हम जनरली हर्बल पे ही डिपेंड करते थे। जब हमारी 20th सेंचुरी आई है तो हमने इवोल्यूएट किया हेल्थ केयर सिस्टम को, और ये सारी चीजें हमने ऐड करी उसमें। जैसे अभी हम 21st सेंचुरी में है, तो अभी जैसे रेडियोथेरेपीज बहुत ज़्यादा चल रही हैं कैंसर ट्रीटमेंट को, कैंसर को ट्रीट करने के लिए। तो एक वो जो हमारी ये भी एक इवोल्यूशन का ही पार्ट है कि हम इजीली उसको अभी ट्रीट करने के उस पर पहुंच चुके हैं। फिर है हमारा डिजिटल रिवोल्यूशन 20th सेंचुरी के लेट में, जो है EHR, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम है, टेलीमेडिसिन है, इंटरनेट आया है। ट्रांस ये जो होता है वो हेल्थ केयर को हमारे ट्रांसफॉर्म कर रहा है। फिर उसके बाद एक जो अभी चल रहा है ट्रेडिशनली, मतलब हम कन्वेंशनल कह सकते हैं ट्रेडिशनल को छोड़ के, तो वो है हमारा पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। और उसके बाद जो होता है अभी जो रिसेंट जो चल रहा है वो हमारा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स। अभी जैसे कि रोबोट्स हमारे यूज होने लगे हैं सर्जरी में, AI ड्राइवन डायग्नोस्टिक्स होने लगे हैं, कई सारी ऐसे वेज ला दिए गए हैं। जैसे इंजेक्शन लोगों को लगाना पसंद नहीं है, आप लोग कमेंट करना कि किस किस को इंजेक्शन लगाना पसंद है। आई होप कि सबको नहीं पसंद होगा। नो वन लाइक्स टू बी गेट इंजेक्टेड विद नीडल्स। सो
अभी ऐसे ऐसे मेडिसिन या जो इंजेक्शन के हमारे डोजेस फॉर्म है उनको चेंज करके हम ऐसे बनाने लगे हैं कि वो इजीली हम किसी और डोजेस फॉर्म में हम दे सके, क्योंकि ये चीज़ें पहले नहीं हो पाती थी, इतनी इवोल्यूएट नहीं हुई थी चीज़ें, लेकिन अभी जो हम इवोल्यूशन पे चल रहे हैं तो हम इजीली इन चीज़ों को कर पा रहे हैं। आई होप everyone is understanding. If you are, then comment yes in the comment section. And please, I have one request, kindly subscribe my channel to get engaged with me for further webinars. Then now I am going to discuss about the impact of technology, कि what is the impact of technology on our healthcare system. तो जैसे हम, मेरा टॉपिक ही है एम हेल्थ, तो मोबाइल हेल्थ तभी हम यूज कर सकते हैं जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, बिना टेक्नोलॉजी के हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें मोबाइल टेक्नोलॉजी को यूज करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मोबाइल को अडॉप्ट करने की जरूरत है। कई जगह अभी भी ऐसे हैं जो ज़्यादा रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे मोबाइल अडॉप्शन अभी भी नहीं है, लोग अभी भी स्मार्टफ़ोन नहीं यूज़ करते हैं। तो वहाँ के लिए ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि वहाँ एम हेल्थ यूज़ नहीं हो सकता है। लेकिन अभी जो सिनेरियो है वो ये बताता है कि 70% लोग इंडिया में ऐसे हैं जिनके पास एक स्मार्टफ़ोन है, जहाँ पे हम मोबाइल हेल्थ का ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि मोबाइल को हमें अडॉप्ट करना है, उसके बाद हमें ऐप यूसेज, मतलब ऐप का यूज करना है, जो भी हमारे ऐप डॉक्टर बताए, फिजिशियन बताए, या कोई भी हमें ऐप अगर रिकमेंड करी जा रही है तो उस ऐप को हमें यूज करना है। इंटरनेट एक्सेस हमारे पास अच्छी होनी चाहिए। और जो इम्पैक्ट है टेक्नोलॉजी का वो पेशेंट फिजिशियन रिलेशनशिप को कैसे बढ़ाता है, तो वो ये है कि कम्युनिकेशन गैप जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि कई बार होता है कि अगर हम डॉक्टर्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हर वीक हम उनसे नहीं मिलने जा सकते हैं, अगर वो हमें एक ऑप्शन ये दे दें कि हम आपको कॉल पे बात कर लेंगे, या हम आपको वीडियो कॉल पे बात कर लेंगे, या हम ऑनलाइन किसी भी चैनल के थ्रू आपसे कनेक्ट कर लेंगे, तो वो बहुत ही ईजी हो जाता है कम्युनिकेट करने के लिए फिजिशियन को पेशेंट से। कि अगर हम नहीं भी जा पा रहे हैं, कोई ऐसी सरकमस्टांसेस है जिसमें हम रोज हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, तो हम इजिली जो है उस कम्युनिकेशन गैप को डिक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी। इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी ऐसे बढ़ेगी कि वही है कि अगर हमारी रिपोर्ट है वो हमारे पास आ गई है, हमने कहीं टेस्ट कराया, तो वो हम इजिली अपने फिजिशियन तक पहुंचा सकते हैं। और एम्पावरमेंट थ्रू इंफॉर्मेशन एंड शिफ्ट इन डायनामिक्स, मतलब ये कि जो एक कम्युनिकेशन गैप है वो कम हो गया, नैरो हो गई कम्युनिकेशन गैप, तो जो हमारे डायनामिक्स हैं चेंज हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। Now I am going to discuss about the benefits of patient engagement summary. तो पेशेंट एंगेजमेंट जो है उसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो इससे हमारे जो हेल्थ आउटकम्स है वो इम्प्रूव होते हैं, पेशेंट जो है हमारा उसकी सेटिस्फेक्शन जो है वो बढ़ती है, कॉस्ट की सेविंग होती है, और पेशेंट प्रोवाइडर मतलब जो भी हमारा फिजिशियन है या फार्मासिस्ट है जो भी है, उसके जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होते हैं। मेनली ये है कि अगर हम मोबाइल हेल्थ का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे हेल्थ आउटकम्स बढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम मेडिसिन लेने नहीं जा सकते हैं तो वो हमारे घर आ जा रहे हैं। अगर हम रिपोर्ट लेने पैथ लैब नहीं जा सकते हैं तो वो हमारे फ़ोन पे आ जा रहे हैं। अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं तो हम ऑनलाइन उनसे कनेक्ट कर ले रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा हेल्थ आउटकम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और पेशेंट सेटिस्फाइड भी है, क्योंकि उसे भी ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी है, वो इजीली एक जगह बैठे बैठे अपनी चीज़ों को इजीली कर पा रहा है। और अगर उसको बार बार आना जाना नहीं है, डॉक्टर ऑनलाइन की फीस कम रखेंगे rather देन वो आपको फिजिकली देखेंगे, तो इससे आपका कॉस्ट भी बचेगा, पैसे आपके बचेंगे। अगर आप रिपोर्ट लेने भी 2 बार आओगे जाओगे तो उसमें भी आपके पैसे जाएंगे। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से, तो आप समझ सकते हो कि अगर आपको 2 बार आना जाना और वो जगह दूर है तो आपके कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। और अगर वही चीज़ अगर आप एक बार टेस्ट कराने गए और दूसरी बार में वो आपके फ़ोन पे आ गई, तो वो सीधे सीधे कॉस्ट सेविंग का फैक्टर बन जाता है। और जो भी हम अपनी आपस में कम्युनिकेशन गैप को कम कर रहे हैं, तो जो पेशेंट और
फिजिशियन है उसके बीच का जो रिलेशन है वो स्ट्रांग हो जाता है। फिर है हमारे कि टाइप्स ऑफ पेशेंट एंगेजमेंट। इसमें हम पहले बता रहे कि सेल्फ मॉनिटरिंग, हम सेल्फ को कैसे मॉनिटर करेंगे। फिर पेशेंट पोर्टल्स हैं और टेलीमेडिसिन हैं। तो सेल्फ मॉनिटर हम कैसे करेंगे। आई थिंक कि सबके पास अभी आज के टाइम पे सबके पास एक स्मार्ट वॉच होता है। वेयरेबल डिवाइस जनरली वही है कि हम स्मार्ट वॉच को पहनते हैं, वो कई सारी चीजें हमारी बता देता है। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर बता देता है, हमारी हार्ट रेट बता देता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कितना है ये भी बताता है, हमने वॉक कितनी करी है, कितने कैलोरीज बर्न करी है। तो ये सारी जो भी पैरामीटर्स है वो हमारे सेल्फ मॉनिटरिंग के अंदर ही आते हैं कि हमने वेयरेबल डिवाइस पहने हैं तो हम कितना अपने आप को सेल्फ मॉनिटर कर रहे हैं। उसके बाद जो हेल्थ एप्स हैं, फ़ोन में जितने भी हेल्थ एप्स हैं, अगर हम उनमें से कोई भी एक यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा महंगा नहीं आता है, हमने एक डाउनलोड कर लिया और उसका हमने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, तो वो हेल्थ ऐप भी हमें बहुत हद तक हेल्प करता है हमारे हेल्थ की, हमारे जो हेल्थ है उसको सही बनाने में। और फिर पेशेंट पोर्टल्स भी हैं। टेलीमेडिसिन वही है कि हम जो है टेलीमेडिसिन का मतलब है हम फ़ोन से किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से किसी भी कनेक्ट करके हम जो है अपने आप को, अपनी हेल्थ को सही कर रहे हैं। अभी मैं बात करती हूँ कि एम हेल्थ जो एप्लीकेशंस है इसमें पहला है हमारा रिमोट मॉनिटरिंग। रिमोट मॉनिटरिंग में ये है कि हम क्रोनिक जो भी कंडीशन है अपनी उसको मैनेज कर रहे हैं, पोस्ट डिस्चार्ज केयर, क्योंकि जब तक हम हॉस्पिटल में हैं तब तक तो हम उनकी निगरानी में है, वो हम उनके सर्वेलांस के अंडर में है। जो भी हमारा केयर टेकर है या फिजिशियन है या जो भी हमारे वहाँ पे नर्सेज वगैरह जो भी वहाँ पे अवेलेबल है हम उनके अंडर में हैं, तो वो हमें वहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन अगर हम पोस्ट डिस्चार्ज के बाद की बात करें तो वो हमारे घर नहीं आ रहे हैं, वो हमारी केयर वहाँ से नहीं कर सकते हैं। तो जो एम हेल्थ एप्लीकेशन है वो हमें इस चीज़ के लिए कैपेबल बनाती है और ईजियर वे है कि हमारी जो केयर है वो पोस्ट डिस्चार्ज के बाद भी इजीली हो सके। फिर हेल्थ ट्रैकिंग एप्स हैं जो कि फिटनेस और वेलनेस पे हमारे काम करती हैं, और सिम्टम ट्रैकिंग भी हैं। जैसे क्योंकि सिम्टम ट्रैक हम ऐसे कर सकते हैं, सपोज करो हमने स्मार्ट वॉच पहनी है और अगर हमारे हार्ट रेट जो है वो कम है या जो हमारी बीपी है वो कम हो रही है, तो वो ऑलरेडी जो सिस्टम हमारा ट्रैकिंग सिस्टम है वो ऑलरेडी हमें ये बताता है कि आपकी जो आज हार्ट रेट है वो कम है। फिटनेस जो एक ऐप होती है वो भी हमें ये बताती है कि आज आपने इतना ट्रैवल करा है, मतलब वॉक करा है या साइकिलिंग करी है, तो आपने कितने जो है कैलोरीज बर्न किए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी हेल्थ ट्रैकिंग एप्स में आती हैं। मेडिकेशन एडहेरेंस टूल्स जो होते हैं वो हमारे हेल्प करते हैं मेडिकेशन रिमाइंडर के लिए और पिल आइडेंटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए। मेडिकेशन एडहेरेंस टूल्स वो हैं जैसे कि हमारे मेडिकेशन रिमाइंडर, जैसे एक हम अलार्म लगाएं और हम उस पे ही स्टिक रहें, मतलब अलार्म क्योंकि बजेगा फिर हम हमें वो काम याद आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ऐसे कई सारे टूल्स हैं जो कि हमें मेडिकेशन को रिमाइंड करने में भी हेल्प करते हैं कि अभी अगर जैसे हमें मेडिसिन लेनी है और हम कहीं स्किप कर रहे हैं या हम भूल रहे हैं, तो वो उसमें हेल्प करते हैं कि हमें रिमाइंड रहे कि हमें उस टाइम पे ही पर्टिकुलर मेडिकेशन लेनी है। पिल कई सारे ऐसे होते हैं जो सेम दिखने में होते हैं, कई सारे लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो जो है पिल आइडेंटिफिकेशन और उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी देता है ताकि वो जो है डिफरेंशिएट कर सके कि कौन सी पिल कब खानी है या कैसे खानी है। फिर है, अगर हम एम हेल्थ यूज कर रहे हैं तो वो पेशेंट को एम्पावर कैसे कर रहा है, तो वो एम्पावर ऐसे कर रहा है, पेशेंट को वो एजुकेट कर रहा है थ्रू द मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, प्रमोट कर रहा है सेल्फ केयर को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, इनकरेज कर रहा है एक्टिव पार्टिसिपेशन इन हेल्थ डिसीजंस। क्योंकि पेशेंट को एम्पावर करना बहुत जरूरी है, एक मेडिसिन दे देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, पेशेंट को एम्पावर करना जरूरी है ताकि वो अपने हेल्थ की तरफ खुद ध्यान दे, अपने हेल्थ का डिसीजन खुद ले सके और वो भी ईजियर वे में। क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही टिपिकल होती हैं, अगर हम फोन के थ्रू किसी के लिए ये चीजें वायबल बनाते हैं, ईजियर बनाते हैं, तो वो उनके लिए बेटर है। प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आप अगर कोई भी ऐप यूज करते हो अपनी हेल्थ केयर को मेंटेन करने के लिए, और अगर मैं मेरी बातें आपको सही लग रही हैं या समझ में आ रही हैं तो प्लीज कमेंट डाउन यस इन द कमेंट सेक्शन प्लीज।
And one request, kindly subscribe my channel, so you can be able to get the certificate after the webinar. सो एवरीवन इज एग्रीइंग विद मी कि अगर हम मोबाइल हेल्थ को यूज़ कर रहे हैं तो वो पेशेंट को एजुकेट करने में हेल्प करता है। जैसे क्या होता है कि हमने कोई भी दवा ले ली, जैसे सपोज करो एक बोलते हैं ना कि कई सारी दवाइयाँ हैं वो हाई डोज की हैं, तो यू शुड टेक विद इट विद मिल्क, मिल्क के साथ ले लो, वाटर के साथ नहीं लो, ठीक है, या खाना पहले खा लो। तो ये सारी चीज़ें बहुत लोगों को नहीं पता होती हैं। एजुकेट करती हैं जो हमारी मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो एजुकेट करती हैं लोगों को। अभी सभी लोग गूगल कर लेते हैं, अगर सर में दर्द है तो लोग रीज़न ढूंढने लग जाते हैं, गूगल करते हैं। तो वो गूगल क्या कर रहा है, लोगों को एजुकेट करने का ही तो काम कर रहा है। वो लोगों को ये बता रहा है कि हाँ, अगर आपके सर में दर्द है तो वो क्यों है। सपोज करो किसी की बीपी लो हो रही है, बार बार हो रही है, या बीपी बढ़ रही है, तो लोग तुरंत गूगल कर लेते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि आखिर ये क्यों हो रहा है। और जो ये फिर अगर हमें रीजन पता चल रहा है गूगल से, तो ऑब्वियस सी बात है रीजन के बाद हम एक सेल्फ केयर भी ढूंढेंगे ही। हम हेल्थ वो ढूंढने लगते हैं, रेमेडीज ढूंढने लगते हैं कि हम होम पे क्या कर सकते हैं। तो वो एक तरीके का सेल्फ केयर ही है, और जो हमारा एम्पावरमेंट है वही बढ़ा रहा है, जो हमारी मोबाइल हेल्थ है, कि हम खुद ही अपने डिजीज को ढूंढ रहे हैं और फिर होम रेमेडीज के थ्रू उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हम डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे हैं, हमारे पैसे भी बच रहे हैं, और कुछ हद तक हम चीज़ें अपनी नॉर्मलाइज भी कर पाते हैं। अगर वो चीज़ें क्योंकि हर जगह डिस्क्लेमर होता है कि अगर आपका नहीं ठीक हो रहा है, इतने दिन वो सिम्टम सस्टेन्ड है, तो आप जाके अपने फिजिशियन से मिलिए। तो जब तक नहीं ज़रूरत है तब तक हम अपनी सेल्फ केयर खुद कर सकते हैं, हमें डॉक्टर तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हमसे नहीं हो पा रहा है तब हम डॉक्टर तक जाएंगे। फिर देयर आर सम चैलेंजेस इन पेशेंट एंगेजमेंट ऑल्सो। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि कभी कभी डेटा ब्रीच हो जाती है, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाते हैं, स्टैंडर्डाइज सिक्योरिटी मेजर्स जो है हमारे उसमें लैक है, पेशेंट की प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं, ट्रस्ट इशूज होते हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंस होती है, इवॉल्विंग थ्रेट्स होती हैं। ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो हमारे चैलेंजेस हैं। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ एम हेल्थ के साथ पॉजिटिव ही है, देयर आर सम नेगेटिव पॉइंट्स टू, क्योंकि अगर प्रोज हैं तो कॉन्स होने ही होने हैं। तो अभी जो है पेशेंट एंगेजमेंट में यही प्रॉब्लम है कि अगर हम कई सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे विलेजेस सपोज करो, ज्यादातर विलेज में ऐसा देखते हैं, या ओल्ड एज की जो लोग होते हैं, तो थोड़ी उनकी मेंटेलिटी वैसी होती है कि भाई अगर हमने फोन में यूज किया है, उनको यूज करने नहीं आता है, मेन प्रॉब्लम ये है। तो अगर उनको यूज करने नहीं आता है या कुछ भी ऐसा है, मतलब उनको डर होता है अंदर से कि अगर हमने यूज किया तो ऐसा नहीं हो कि कोई हमारा डेटा बाहर चला जाए, क्योंकि उन्होंने इतनी स्टोरीज सुनी होती हैं कि अनऑथराइज एक्सेस हो गया है किसी का डेटा या कुछ भी ऐसा। तो ये जो होते हैं वो प्रॉब्लम्स होती हैं, और ऐसा होता भी है, क्योंकि अनऑथराइज अगर हमने अपने डेटा को सही से नहीं रखा हुआ है तो अनऑथराइज एक्सेस आराम से कर सकते हैं लोग। फिर जो होता है सिक्योरिटी मीजर्स इसी वजह से आते हैं। सिक्योरिटी की प्रॉब्लम यही होती है कि अगर हमारा डेटा लीक हो गया कहीं, पेशेंट की डेटा को, क्योंकि प्राइवेसी जो होती है पेशेंट की मेंटेन करना वो बहुत ज़रूरी होती है, और अगर उसमें कुछ ब्रीच आ रहा है, उसमें कुछ ब्रेक आ रहा है, तो मतलब ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। और ऑनलाइन सिस्टम में आप सभी को पता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी सी इवॉल्व होती ही हैं, ये चीज़ें आती ही आती हैं। तो ये थोड़े से चैलेंजेस हैं जो आते हैं पेशेंट इंगेजमेंट में, अगर हम बात करें प्राइवेसी और सिक्योरिटी से रिलेटेड। फिर एक्सेस टू टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में हमारे ऐसे प्रॉब्लम आती है कि कई जगह पे अभी भी नेटवर्क का जो एक्सेस है वो सही नहीं है। कई कई जगह पे नेटवर्क के बहुत सारे इश्यूज हैं, नेटवर्क ही काम नहीं करता है। फिर कई लोग ऐसे हैं कि एप्स को भी ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फ्री वो एक मंथ को दे देते हैं, फिर आगे वो भी बोलते हैं कि आप सब्सक्रिप्शन लो 1 मंथ के बाद, या 3 मंथ तक का फ्री दे देते हैं, फिर उसके आगे वो बोलते हैं कि आप सब्सक्रिप्शन लो। तो ये थोड़ा कॉस्ट फैक्टर भी लोगों को अफेक्ट करता है कि एक्सेस करने में टेक्नोलॉजी को लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सबके पास इतने पैसे नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी पे वेस्ट करे। लोगों को वेस्ट ही लगता है जनरली, क्योंकि जब तक फ्री है तब तक सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही वो सब्सक्रिप्शन के लिए बोलते हैं 1 डेढ़ महीने के बाद या 3 महीने के बाद, तो वो सबको ये लगता है कि
वेस्ट ऑफ मनी है, लोग करना नहीं चाहते हैं। तो एक ये भी प्रॉब्लम है अगर हम टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर रहे हैं तो। फिर टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स भी यही हैं कि कई जगह पे नेटवर्क इश्यूज हैं, कई ऐप सही से चलते ही नहीं है। तो ये सारी जो भी प्रॉब्लम है ये हमारी आती है। कॉन्स मतलब कॉन्स जो भी हैं ये हमारे वो यही हैं पेशेंट इंगेजमेंट की मोबाइल हेल्थ के लिए। फिर यूजर का अडॉप्शन है। कई सारे लोग होते हैं जो जिनके पास अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और वो प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर पाते ऐप्स को। तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि यूजर जो है वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है सिस्टम को। जो भी ऐप है उसको चलाने नहीं आएगा तो ये ऑब्वियस है कि फिर वो अडॉप्ट नहीं कर रहा है चीज़ों को। उसके लिए फिर उस टेक्नोलॉजी का कोई यूज नहीं है अगर उसको वो चलाने ही नहीं आ रहा है। इफ दे आर नॉट एबल टू यूज इट, सो अडॉप्ट ही नहीं कर सकते हैं वो। तो ये एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं अपने हेल्थ मैनेजमेंट की मोबाइल हेल्थ के थ्रू। फिर डेटा एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी की भी प्रॉब्लम है। इनकम्प्लीट जो होती है डेटा या डेटा एंट्री जो होती है वो एक्यूरेट हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि नाम में डिफरेंस हो जाता है या एज डिफरेंस कर दिया। कभी आप अगर किसी के साथ हुआ है तो कमेंट डाउन कि आपने अपने नाम आपकी रिपोर्ट किसी और के नाम पे आ गई हो, क्योंकि ये जनरली हो जाता है कभी कभी कोई पैथ लैब वाले गलती से कर देते हैं। तो ये चाहे जैसे भी है ये प्रॉब्लम तो है ही कि आपका नाम ही गलत हो गया, या जैसे नाम गलत हो गया तो जरूरी नहीं हो सकता रिपोर्ट ही किसी और की आपके नाम पे आ गई हो या आपके नाम पे किसी और की चली गई हो। तो अगर डेटा एंट्री गलत हो गई है तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी को यूज करने का कि भाई नाम ही गलत हो गया है तो हमने तो डेटा ही गलत मिला है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर रेगुलेटरी इश्यूज भी हैं, जैसे कि डेटा प्राइवेसी कॉम्प्लायंस है, इंटर ऑपरेटिबिलिटी स्टैंडर्ड्स है, टेलीमेडिसिन के रेगुलेशन है, इथिकल यूज ऑफ हेल्थ डेटा है। ये सारी जो रेगुलेटरी इशू हैं ये भी आता है जब हम एम हेल्थ को जो कॉन्स में ले सकते हैं। फिर स्ट्रेटजीज फॉर नेक्स्ट मैं बताने जा रही हूँ कि व्हाट इज द स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेसफुल पेशेंट एंगेजमेंट। तो इसमें पहला है कि यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, क्योंकि अब मैंने बता दिया कि इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है। तो प्रॉब्लम पहली यही थी कि यूजर फ्रेंडली नहीं है, लोग उसको अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे सिस्टम को। तो हमें जो सिस्टम बनाना है ऑनलाइन वो ऐसा बनाना है जो यूजर फ्रेंडली हो, मतलब लोग उसको इजीली एक्सेस कर सकें और इजीली यूज कर सकें। उसमें एक पर्सनलाइज करने का ऑप्शन हो ताकि लोग अपनी डिटेल्स प्रॉपरली वहां पे डाल सके और उनके अकॉर्डिंग ही चीजें कस्टमाइज होके उनको मिले जिस हिसाब का उनका डेटा है। क्लियर और कॉन्साइज इंफॉर्मेशन होना चाहिए, मल्टी चैनल एसेसिबिलिटी होनी चाहिए, फीडबैक मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए। क्योंकि अगर हम फीडबैक नहीं ले रहे हैं, अगर हमें फीडबैक नहीं मिलेगा तो हम अपने सिस्टम को चेंज कैसे कर पाएंगे, मतलब हम उसमें अपडेशन कैसे करेंगे। तो फीडबैक मैकेनिज्म एक जरूर होना चाहिए, ट्रेनिंग और सपोर्ट होना चाहिए। अभी जैसे हम कुछ भी शुरू करते हैं तो हम पहले यूट्यूब चैनल पे देखने लगते हैं कि अगर हमें ये चीज़ करनी है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एक ऐप बना लिया है आपने, अगर ऐप बना लिया है और वो यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा, वही है कि एडॉप्शन नहीं होगी, तो ये एम हेल्थ के कॉन्स में आ जाएगा। लेकिन अगर हमें उसे प्रोज में बनाना है, मतलब हम उसको बेनिफिशियल बनाना चाहते हैं किसी के लिए, तो हमें सबसे बड़ा काम यही करना है कि हमें जो है एक ट्रेनिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करना है लोगों को। ट्रेनिंग और सपोर्ट के थ्रू ये होगा कि लोग जो है इजीली जो हमारा प्लेटफॉर्म हमने बनाया है पेशेंट एंगेजमेंट के लिए उसको इजीली यूज कर पाएंगे। और अगर कोई हमें फीडबैक का मैकेनिज्म हमने अपने ऐप पे रखा हुआ है तो इससे ये फायदा होगा कि अगर फीडबैक हमें आ रही है तो हम अपनी चीज़ों को इजीली अपडेट कर पाएंगे, हमें अपनी गलतियां पता चलेंगी कि हाँ हमें ये भी करना है, या लोग हमें बता रहे हैं कि आपको ये ऐड करने की ज़रूरत है या हमें ये हटाने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें हम वहाँ से बहुत इजीली कर सकते हैं, हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं इजीली और उसको और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं। ट्रेनिंग और सपोर्ट इसीलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना ट्रेनिंग और सपोर्ट के, जैसे बहुत लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन वो वीडियोस देख के इजीली किसी भी चीज को मतलब कर सकते हैं। तो हमने अगर ऐप बनाई है तो साथ के साथ हमें एक वीडियो भी देना चाहिए ताकि जो हमारे लोग हैं वो उससे ट्रेनिंग ले सकें
और अपना काम जो है वो इजीली कर सके वहां पे स्टेप। क्योंकि हम अगर एक वीडियो दे देंगे ऐप के साथ कि हमें यूज कैसे करना है, क्या चीजें कहाँ डालनी है, क्या मतलब प्रोसीजर है, एक प्रॉपर हम देंगे उनको, तो उनको ये समझ में आएगा कि हम मतलब जो भी यूजर है जिसको पढ़ना नहीं आता है लेकिन वो वीडियो देख के कर सकता है, तो वो वहां से ट्रेनिंग लेके अपना काम इजिली वहां पे ऐप पे कर पाएगा। तो इससे क्या हो गया कि जो हमारा इंटरफेस है, जो भी हमने ऐप बनाया है, वो यूजर फ्रेंडली हो गया। और हमें रेगुलरली अपडेट और इम्प्रूव करना है, वो हम फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इजीली कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि जो भी हमारी ऐप है या जो भी हमारा पेशेंट एंगेजमेंट का प्लेटफॉर्म हमने बनाया है वो यूज़र फ्रेंडली हो सके। आई थिंक everyone is getting my point. If yes, then comment down yes in the comment section. एंड प्लीज ऑल्सो गिव अस फीडबैक ताकि हम भी अपनी चीजों को अपडेट कर सकें और इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट वन इज द पर्सनलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एप्स। हम हेल्थ केयर एप्स को कैसे पर्सनलाइज कर सकते हैं? सबसे पहले पर्सनलाइज का मतलब क्या होता है? इफ एनीवन नोज देन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट इज द पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। अभी बहुत चल रहा है ये कॉन्सेप्ट, सबको पता है कि व्हाट इज द पर्सनलाइज। पर्सनलाइज मतलब पर्सनल, जो हमारा अपना पर्सनल नीड है। हमें अगर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हमें उससे रिलेटेड कोई ऐप मिल जाए और हम वहां पे अपनी हेल्थ केयर कर पाए। अगर हमें वेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या हमें अपनी डाइट को इम्प्रूव करना है, तो हमें ऐसे ऐप, पर्सनलाइज्ड ऐप मिल जाएं जिसपे हम अपनी इन चीज़ों को बहुत ही इजीली मेंटेन कर सकें। तो इसमें सबसे पहले है जो हमारा पर्सनलाइज ऐप है, उसमें यूजर प्रोफाइलिंग और प्रेफरेंस होता है। वही है कि हम यूजर की प्रोफाइल क्या है और हमारे प्रेफरेंस क्या है। जैसे मैं हार्ट की बात कर रही हूँ, डायबिटीज होता है बहुत लोगों को, और वेट का जो भी प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है। तो मतलब जो भी है हमारा प्रेफरेंस, जिसके लिए हम ऐप को यूज करना चाहते हैं, हमें एक प्रॉपर वैसी ही ऐप मिल जाए, फिर वो कस्टमाइज्ड हो, कंटेंट डिलीवरी करे कस्टमाइज्ड। कस्टमाइज करने का मतलब सबको पता है, कस्टमाइज करने का मतलब ये है कि हम अपने अकॉर्डिंग जो चीजें चाहते हैं वो हम उस ऐप पे करवा सकें। फिर है एडाप्टिव इंटरनेट इंटरफेस एंड फीचर। जो भी हम हेल्थ केयर ऐप यूज करेंगे, पहला तो ये है कि हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर जो उसका फीचर है वो एडॉप्टिव होना चाहिए। उसके बाद जो हमारी हेल्थ ट्रैकिंग एंड गोल सेटिंग है, सॉरी, हेल्थ ट्रैकिंग और गोल सेटिंग उसमें होना चाहिए ताकि हम डेली अपने आप को, हेल्थ को अपने ट्रैक कर सकें। उसके बाद वहाँ पे एक फीडबैक का भी ऑप्शन होना चाहिए जहाँ पे हमें फीडबैक हम दे सकें अपने जो भी हमारा ऐप वाला है उसको। उसके बाद इंटीग्रेशन विद वियरेबल डिवाइस, सॉरी, वियरेबल जो भी हमारी डिवाइस है, सपोज का हमारी वॉच है, तो वो जो होती है वो फोन से भी कनेक्टेड होती है और जो हमारी डेटा है वो वॉच पे भी आता है। तो ये जो दोनों चीजें हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए ताकि हम इजीली जो है हमारी वॉच की चीजें फोन पे मॉनिटर कर सकें। सो सॉरी। और नेक्स्ट है हमारा बिहेवियरल सपोर्ट एंड मोटिवेशन। हमें एक सपोर्ट हमेशा मिलना चाहिए और मोटिवेशन हमें हमेशा मिलते रहना चाहिए ताकि हम इजीली हेल्थ केयर ऐप को यूज कर सकें। फिर है हमारा इंटीग्रेशन विद वियरेबल एंड आईओटी डिवाइसेस। तो आईओटी क्या होता है? अगर सब किसी को भी पता है कि व्हाट इज आईओटी, तो कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट इज आईओटी। गाइस प्लीज फास्ट, व्हाट इज आईओटी? आईओटी, जैसे मैंने कमेंट में देखा है, लोगों को पता है कि आईओटी होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो अभी जो हमारी वियरेबल डिवाइस है वो आईओटी से भी कनेक्ट होती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से।
इसमें क्या होता है कि हमारा डेटा जो होता है वो इजीली हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। जब जो हमारा फ़ोन का ऐप है और जो हमारा वॉच है, हम उसको इजीली सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। वो रियल टाइम मॉनिटरिंग देता है हमें, ऑटोमेटिक ट्रैकिंग डिवाइस होता है, और हेल्थ एना इंसाइट होते हैं उसमें, और एनालिटिक्स होते हैं, अलर्ट और नोटिफिकेशंस आते हैं। जैसे हमारे वॉच पे अगर हमने एक सेटिंग बना ली है, ऐप जो जो भी वॉच करते हैं, यूज स्मार्ट वॉच यूज करते हैं, सबको पता है कि अगर हमने अपने फ़ोन पे सेटिंग बना ली, क्योंकि वो एक ऐप देते हैं, उसी के थ्रू हम अपने वॉच को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब हम वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, तो वो अलर्ट और नोटिफिकेशन का भी एक वो देते हैं कि आप जो है आपको एक टाइम पे अलर्ट जाएगा या नोटिफिकेशन जाएगा कि आपको इस टाइम पे पानी पीना है। जनरली वाटर के लिए होता है कि आप इस टाइम पे पानी पियो, या आपका कोई मेडिकेशन है, तो वो मेडिकेशन रिमाइंडर देते हैं, मेडिकेशन अलर्ट देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो इंटीग्रेट होती हैं आईओटी से। रिमोट मॉनिटरिंग एंड टेलीमेडिसिन है, कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड है, ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो हमारी इंटीग्रेट होती है आईओटी डिवाइसेस से। क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत बता दिया है, तो मैं अभी नेक्स्ट टाइप पे चल रही हूँ। कंटिन्यूअस फीडबैक मैकेनिज्म, इसमें हमारे सर्वे होते हैं, पोल्स होते हैं, इन ऐप फीडबैक फॉर्म्स होते हैं, जिसको हम फिल करके ये बता सकते हैं कि आपको क्या नई चीज़ अपडेट करनी चाहिए या कैसे इम्प्रूव करना चाहिए खुद को। रेटिंग एंड रिव्यू सिस्टम होता है। हर जगह अभी हम कोई भी ऐप यूज़ करते हैं, या जैसे हम सपोज करो जोमेटो सभी यूज़ करते हैं, स्विगी सभी यूज़ करते हैं। तो जैसे हमारा खाना डिलीवर हो जाता है, तो वो भी हमें बोलते हैं कि आप रेटिंग करो, रिव्यू लिखो वहाँ पे रेस्टोरेंट का। तो वैसे ही सेम हमारे जो हेल्थ सिस्टम है उसमें भी है, जो अगर हमारा ऐप है हम यूज करते हैं, अगर हमने दवा मंगवाई है, तो मंगवाने के बाद वो रेटिंग मांगते हैं उसका, मेडिसिन का, हमारे जो भी हमने मेडिसिन मंगाई है कि आपकी मेडिसिन सही है नहीं है। फिर वो रिव्यू भी मांगते हैं कि आप रिव्यू नीचे लिखो कि हमारे जो सिस्टम है वो सही है कि नहीं है डिलीवरी का। यूजर बिहेवियर एनालिटिक्स है, यूजर टेस्टिंग एंड फोकस ग्रुप्स हैं कई सारे, रिस्पॉन्स एंड एक्शन प्लान्स हैं, इंगेज विद यूजर कम्युनिटीज हैं। तो ये सारी चीजें जो भी हैं वो हमारी फीडबैक मैकेनिज्म में यूज करती हैं, क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ कि फीडबैक एक ऐसी चीज है जो हमारे खुद के लिए बहुत अच्छी है, ताकि हम उससे जो है फीडबैक को लेके उसको इजिली इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उसमें अपडेशन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। तो जो होता है, मतलब जो हमारा फीडबैक का मैकेनिज्म है वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं। फिर हमारा, अब मैं लास्ट आ रही हूँ कि हमारा फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हो सकते हैं। तो हमारे फ्यूचर ट्रेंड्स जो हैं वो ये हैं कि हम एआई मशीन लर्निंग को यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में पेशेंट इंगेजमेंट के लिए। एआई जो है वो ऑलरेडी अभी यूज़ हो रहा है, क्योंकि अगर हम रोबोटिक्स की बात करें, अब एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, अगर हम रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, तो रोबोटिक्स जो है वो एआई ही इंटीग्रेटेड एक सिस्टम है, वहां पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही यूज कर रहे हैं। तो अगर हम एआई को यूज करके कोई भी चीज कर रहे हैं, तो वो क्या हो गई, हमारे जो फ्यूचर ट्रेंड नहीं है, अभी तो ये रिसेंट ट्रेंड में भी है, लेकिन हाँ, हम इसको फ्यूचर में और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। एडवांसमेंट इन वियरेबल टेक्नोलॉजीज, हम वेरिएबल जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है हम उसको एडवांस बना सकते हैं। और पोटेंशियल फॉर वर्चुअल रियलिटी इन हेल्थ केयर, और एक वर्चुअल रियलिटी को भी हम इंटीग्रेट करेंगे फ्यूचर में हेल्थ केयर में। अच्छा, अगर सभी स्मार्ट वॉच पहनते हो, तो अभी एक रिपोर्ट आई थी जो मैं अभी डिस्कस कर दूंगी थोड़ी देर में, लेकिन अगर मैं जानना चाहती हूँ, अगर आप वियरेबल डिवाइसेस यूज करते हो, तो मुझे एक उसका डिसएडवांटेज बता दो कि उसका एक डिसएडवांटेज क्या, मेन डिसएडवांटेज। अभी एक बहुत रिपोर्ट आई है जो कि बहुत बड़ा एक क्लेम कर रही है, जो मैं बताती हूँ अभी कि वो क्या है। तो अगर आप वियरेबल डिवाइस यूज कर रहे हो, तो उसका जो सबसे बड़ा कॉन्स है, जो हम कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज है, वो क्या है, अगर आपको पता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे लिखो आपकी आपको पता है और वो क्या है। अब मैं कंक्लूड करती हूँ अपने वेबिनार को। तो जो हमारा मोबाइल हेल्थ है वो रिवोल्यूशनाइज करता है, रिवोल्यूशन लाता है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, ऑफर करता है एक एसेसिबल और पर्सनलाइज केयर बाय हेल्प ऑफ द मोबाइल डिवाइसेस। ये जो होता है एम्पावर करता है पेशेंट को with the help of health management facilities, real time monitoring through wearable devices and enable remote consultations। और ये जो होता है
जो भी हमारे डेटा सिक्योरिटी हैं या जो हमारा टेक्नोलॉजिकल डिस्पैरिटीज हैं, इनको अगर हम छोड़ दें, तो इनके अलावा हमारे जो भी चीज़ें हैं एम हेल्थ के थ्रू वो हम मतलब अच्छी हैं, जो भी हैं वो प्रोज में ही आती हैं, ऐसा जिसका कोई इतना कॉन्स नहीं है। और अगर आपने कमेंट में लिख दिया है तो मैं एक बार डिस्कस करना चाहती हूँ। अगर आप वियरेबल डिवाइस देखे हैं तो उसका मेन डिसएडवांटेज अभी जो एक आया है वो ये है, अगर आप वियरेबल डिवाइस में वॉच पहनते हैं तो आप कभी ध्यान देना उसमें नीचे एक ग्रीन लाइट ब्लिंक होती है। तो वो जो ग्रीन लाइट ब्लिंक होती है उसको अभी एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि वो रेडियो एक्टिव है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सबको पता है कि अगर कोई भी चीज़ रेडियो एक्टिव चीज़ अगर हमारे कांटेक्ट में आ रही है तो वो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करेगी ही करेगी। तो वो जो ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रही है जो कि हमेशा हमारे हाथ पे लगी हुई है और हमें मॉनिटर कर रही है, क्योंकि हम वहीं से डेटा एक्सेस कर रहे हैं अपने हार्ट हार्ट का, अपनी बीपी जो भी है, या जो हमारा बॉडी का ऑक्सीजन है, ये हम वहीं से ट्रैक कर पा रहे हैं। तो अगर हम इसको बहुत देर तक लगा के रखते हैं तो इट मे बी नॉट गुड फॉर अस। और अगर इस पे कोई और रिपोर्ट आती है तो मैं ज़रूर आगे इस पे डिस्कस करूँगी। तो थैंक यू सो मच, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड फॉलो। मैं अभी डिस्क्रिप्शन में एक फीडबैक फॉर्म दे दूंगी तो प्लीज़ उसको फिल कर दीजिएगा, क्योंकि जो फीडबैक फॉर्म फिल करेगा हम सर्टिफिकेट उसी को देंगे। तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड फॉलो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। आई एम साइनिंग आउट फ्रॉम हियर। हैव अ गुड डे।